हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। काफ़ी लोग बोल रहे थे सर वीडियो नहीं आ रहे हैं आपके, या फिर तोमर सर के वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले से ही बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किस लेवल तक जाने वाले हैं। देखिए, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा तो हम लोग एनसीईआरटी और मेंस देखेंगे। अगर आप अच्छा सीखेंगे तो कुछ एडवांस पे भी जाएंगे। बस अभी हमारा नॉर्मली टारगेट क्या होगा? हमारा नॉर्मली टारगेट जो होगा वो एनसीईआरटी और मेंस और नीट लेवल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो बीओसी पार्ट 1 भी हम इसको बोल सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग मैकेनिज्म इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें लीविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट, हम लोग उनके सब के बारे में, जो रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले बेटा बीओसी पार्ट 1, मतलब बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। इसमें कार्बन का डिग्री है, टाइप्स ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन का डिग्री है, एल्कोहल, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आईयूपैक की तरफ, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीओसी पार्ट 1 में। तो बिल्कुल अगर हम बेसिक से बात करते हैं, ठीक है, तो अगर बेसिक से बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वाइटल फोर्स थ्योरी का। ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं बेटा। वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो हमें पता है, नॉर्मली हम लोग इतना तो बुक से पढ़ ही लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनका मेन सोर्स लिविंग थिंग एंड प्लांट्स होता है। मतलब अगर सीधी सी भाषा में कहें तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन सोर्स है वो बेटा क्या है? ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिविंग थिंग एंड प्लांट्स हैं। ऐसा ही जो बर्जीलियस, मतलब फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बर्जीलियस जो थे वो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने बताया कि जो लिविंग थिंग एंड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एक स्पेशल एनर्जी होती है, या स्पेशल हम लोग वाइटल फोर्स भी बोल सकते हैं उसको, कि स्पेशल टेंडेंसी होती है उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की। उन्होंने बताया, बर्जीलियस ने, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग प्लांट्स में क्या होता है, एक स्पेशल टेंडेंसी होती है जो सिर्फ, या एक स्पेशल फोर्स होता है, एक स्पेशल एनर्जी होती है जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही होती है। उसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त हो सकते हैं बेटा, उससे ही बनाए जा सकते हैं। ऐसा किसने बोला? बर्जीलियस ने बोला अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या है, ये बेसिक सा, बिल्कुल हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और बीच बीच में ये जो थोड़ी बहुत हवा, मतलब वही फ़ैन की आवाज़ जो आ रही होगी बेटा, तो पता है कि थोड़ा गर्मी ना लगे, इसलिए आवाज़, चलिए कोई बात नहीं, इरिटेट नहीं कर रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट वाइटल फोर्स थ्योरी ज़्यादा दिन, या ये कहें सक्सेस नहीं रही है। जो साथ में काम कर रहे हैं उनके शिष्य भी बोल सकते हैं, होलर। तो होलर ने एक्चुअल में ये बनाया नहीं था, वो तो सिर्फ क्या किए, सबसे पहले अमोनिया से रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड होकर एक सॉल्ट बना, अमोनियम साइनेट। ठीक है, नॉर्मली से अगर देखें, आप अगर पढ़ ही चुके होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि आपको बेसिक के, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के आपको टॉपिक आने चाहिए, खूब अच्छी तरीके से आने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खूब अच्छे से आना चाहिए, साथ में प्रेडिक्टेबल आपको पता होना चाहिए, और केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए बेटा। इसके बाद अगर ये आप टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर नहीं पढ़ा तो बेटा पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, सभी लोग जानते हैं बेटा।
और ये हमारे पास क्या होता है, एसिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये अपना लोन पेयर इसको शिफ्ट कराएगा, ठीक है, तो बन जाएगा अमोनियम साइनेट, अमोनिया हाइड्रोजन साइनेट। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा अमोनियम साइनेट बन जाएगा, ठीक है, साइनेट। CN को साइनाइड बोलते हैं और CNO को साइनेट बोलते हैं, साइनाइड एंड साइनेट, ठीक है। बाकी हम लोग अभी डिटेल में नेमिंग करने वाले हैं, तो सीखेंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब होलर ने क्या किया, जो अमोनियम साइनेट कंपाउंड था, इस सॉल्ट को धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट किया। उनका बिल्कुल भी टारगेट नहीं था कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेटिक मेथड से फॉर्म करने वाले हैं। बट हुआ क्या, जब हीट कर रहे थे तो ये अमोनियम साइनेट रीअरेंज होकर छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। जो ये दूसरा कंपाउंड था, इसका नाम हम लोग जनरली बोलते हैं यूरिया, वैसे एमिनो मेथेनामाइड भी इसको बोलते हैं आईयूपीएक नेम में। तो जो यूरिया था, इसकी इस सब्सटेंस की, इस कंपाउंड की जो टेंडेंसी या प्रॉपर्टीज़ देखी गई वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी थी। कैसी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी। और जो अमोनियम साइनेट होता है ये इनऑर्गेनिक होता है। ये कैसा होता है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चों को डाउट आता है कि सर यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और हमने नॉर्मली 10th में यही पढ़ा होता है कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है उनके सोर्सेस के ऊपर कि कौन सा कंपाउंड कहाँ से आया है। तो अभी हम इसको बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन कंटेनिंग और कौन सा नहीं होता है। बट अभी हम लोग फोकस करते हैं कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में होलर ने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक मेथड से बना दिया। मतलब अभी बर्जीलियस ये कह रहे थे वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको लैब में फॉर्म नहीं किया जा सकता है, सिंथेटिक मेथड से बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन होलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, ब्रेक किया। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे बर्थेलो ने कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से मेथिन बनाया, है ना, एलिमेंट से। तो ये पूछा जाता है कि कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड बना था, कंपाउंड से बना था यूरिया। एलिमेंट से कौन सा बना था, मीथेन बना था। ऐसे कोल्बे ने एसिटिक एसिड को बनाया था कार्बन हाइड्रोजन से, बेटा एसिटिक एसिड कोल्बे ने बनाया था, ठीक है। तो बर्थेलो ने मेथेन और कोल्बे ने एसिटिक एसिड। तो ये पूछे जा सकते हैं कि लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने सिंथेटिक मेथड से फॉर्म किया था, होलर ने। कौन सा कंपाउंड था, यूरिया। में भी ऐसे भी अब क्वेश्चन क्या है, हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए। जैसे हो सकता है पूछ दे कि जो लैब में सबसे पहले सिंथेटिक कंपाउंड बना था उसका मास बताइए, तो आप मास निकालना तो सभी को आता होगा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो मास पूछ सकता है। तो हम लोग पहले से ही इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहते हैं बेटा, ठीक है। और हम पहले से बता रहे हैं कि हम लोग जेई के लिए खासकर हमारा जो टारगेट है वो अभी जेई मेंस का है। तो हम लोग ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आते हैं उन पे तो नॉर्मली पकड़ बना के रखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यूरिया लैब में सबसे पहला बनने वाला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। चलिए ठीक है, हटाए, ज़्यादा हम लोग उस पर बेसिक थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेसिक थ्योरी के लिए। रफ कर दें बेटा इसको, चलिए ठीक है। तो ये जो फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, आप भी इसकी आवाज़ को सुनकर बस इरिटेट नहीं होना है। मेरे ख्याल से जब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ फ़ैन की जो है शायद उतनी आपको इरिटेट नहीं करेगी। तो अब बात ये आ रही थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हमने तो ये पढ़ा था कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑक्साइड, ठीक है।
जो कार्बन का ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड में कौन कौन से आने वाले हैं, जैसे CO आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 आ जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आ जाए। तो ये जो कार्बन है CO CO2 एटमॉस्फेयर में होती है। नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर और मिनरल्स में मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो जो कार्बोनेट वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये भी कैसे होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑक्साइड के साथ सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है, सल्फाइड। तो अगर सल्फाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर CH2, तो सल्फाइड भी, ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी हमारा इनऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ साइनाइड की, साइनाइड हुआ या साइनेट हुआ, ठीक है, साइनाइड। तो साइनेट वाला कार्बन भी इनऑर्गेनिक होता है और साइनेट वाला भी कार्बन इनऑर्गेनिक होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास बना था NH4CNO, उसको हमने क्या नाम दिया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे जैसे HCN की बात करता हूँ तो HCN कैसा कंपाउंड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये कार्बन किस में आता है बेटा, इनऑर्गेनिक कार्बन में। ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ कि इनऑर्गेनिक कार्बन कौन से होते हैं, या कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन से कंपाउंड होंगे जब हम लोग कार्बन को इनऑर्गेनिक कार्बन बोल सकते हैं या फिर उनके कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, हटा दें इसको। चलिए यहीं पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैंने दिया CH3CN, ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग जनरल बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जानते हैं बेटा क्या होता है, ठीक है, 10th में पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है CXH बाई, मतलब कार्बन विद हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन विद हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो आप देखेंगे ये पार्ट हमारा कैसा है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये कंपाउंड, पूरा कंपाउंड हमारे पास कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन भले ही इनऑर्गेनिक में काउंट होता हो लेकिन ये वाला पार्ट हमारा ऑर्गेनिक होता है। और एक भी कार्बन अगर ऑर्गेनिक प्रेजेंट है तो पूरा ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑर्गेनिक। तो जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो किसी भी टाइप के हों, वो सारे किस में काउंट किए जाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बेसिक सी थ्योरी है, ज़्यादा स्पीड तो नहीं लग रही ना, स्पीड पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो अब बात ये आती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं 50 लाख से भी एबव हैं। डेली कुछ ना कुछ जो है कंपाउंड डिस्कवर ही होते रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होने का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है, मेन रीज़न। तो हम लोग मेन रीज़न पे चलते हैं कि वाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ लार्जर या लार्जर इन नंबर बेटा। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड किए हुए हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो मैं यहाँ पर दो टेंडेंसी की बात करने वाला हूँ जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टेट्रा बैलेंसी, टेट्रा बैलेंसी, ठीक है, टेट्रा बैलेंसी। टेट्रा बैलेंसी के कारण कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में कंपाउंड फॉर्म करता है। देखिए टेट्रा बैलेंसी क्या होती है, तो सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सब सेल में तो क्या आएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं। आउटर सेल को पता है होगा सभी को कि जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे ऑर्बिटल्स में। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कार्बन का, ये किस में बेटा, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है।
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें बेटा, ग्राउंड स्टेट में। देखिए मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सीधे अपने कॉन्सेप्ट अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। तो हमारा मेन सिर्फ सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहना चाहिए बेटा, सीधे सीधे अपने पढ़ाई पर बेटा रहना चाहिए, ठीक है। करेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे टाइम आने पर अभी हमें अच्छे से सीखना बेटा। तो ग्राउंड स्टेट में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो हमें पता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी हमको कितनी दिख रही है, 2, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 2 दिख रही है। बट जैसे ही कोई एटम उसके क्लोज़र आता है, कार्बन के क्लोज़र आता है, तो वो अपनी एनर्जी से या उसकी खुद की एनर्जी कुछ रिपल्सन से उसकी खुद की कुछ एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिससे उसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने, कोई दूसरा आइटम जैसे ही पास आता है तो बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर देता है। और जब ये एक्साइट कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ हो जाएगा 2p। p में पता है सभी को 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 2px, 2py एंड 2pz। तो px में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2py में और 2pz में। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे पास सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ज़रा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्लियर है एकदम। तो क्या है कि हमारे पास ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो यहाँ से देख सकते हैं क्लियर कि जो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनका पेयर नहीं हुआ बेटा, जिनका जो पेयर नहीं बना है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे जाके। तो यहाँ से क्लियर होता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगर हम सेल में जाते हैं 2,4, तो वहाँ से क्लियर ही होता है कि कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट अगर हम सबसेल से जाते हैं तो क्लियर नहीं होता है, ग्राउंड स्टेट से नहीं क्लियर होता है, बट उसकी एक्साइटेड स्टेट से ये क्लियर हो जाता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो बेटा 4 है, ठीक है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। मतलब कार्बन कितने टाइप से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और वो किस टाइप से बनाएगा, वो 4 टाइप से ही 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जो उसकी वैलेंसी है वो चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो चारों हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। या फिर ऐसे भी बना सकता है कि एक डबल बॉन्ड बना ले और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो इस तरीके से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है या ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है। और कोई है, हाँ बिल्कुल, कौन सा बेटा, एलीन वाला केस की कंटिन्यू क्या हो हमारे पास, डबल बॉन्ड हो बेटा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड जो है दोनों ओर से डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो कार्बन इस तरीके से, ये 4 टाइप की टेंडेंसी है या 4 टाइप से कार्बन अपनी बैलेंसी को, अपनी 4 जो बैलेंसी है उससे क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से कंपाउंड कार्बन जो है कंपाउंड फॉर्म करता है, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो एक तो हमारे पास किसी भी नॉर्मल एलिमेंट में हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट जो मैक्सिमम बैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा, 4। और कार्बन की बैलेंसी जो है 4 है भी, ठीक है। और कार्बन की टेंडेंसी खुद के साथ या दूसरे एटम के साथ क्या बेटा, खूब सारे बॉन्ड बनाने की इसकी टेंडेंसी है। तो इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो रीजन है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन हमारा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रीजन कैटिनेशन का बेटा। किसका है, कैटिनेशन का। तो कैटिनेशन तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी बेटा, कैटिनेशन की सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो जो कैटिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैटिनेशन टेंडेंसी क्या होती है, कैटिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, तो जो कैटिनेशन होती है, कार्बन एटम क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इसका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। हटाएं इसको बेटा। तो कार्बन क्या करता है, खूब सारे जो है बॉन्ड्स बनाता चला जाता है अपने ही एटम्स के साथ में, ओपन चेन, साइक्लिक चेन, ऐसे स्ट्रेट चेन बनाता चला जा रहा है इस तरीके से। या हो सकता है कि वो साइड चेन भी बना ले इस तरीके से, साइड चेन में भी और ज़्यादा ऐसे बनाता चला जाए। तो ये कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, साइक्लिक बना सकता है। साइक्लिक मतलब जब कंपाउंड आपस में कार्बन जो है वो रिंग बना ले बेटा, 3 मेंबर 4 मेंबर की रिंग वो किसी टाइप से बना सकता है। तो कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है कार्बन के अंदर, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है कार्बन में, सिलिकॉन में, ठीक है, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ऐसे। तो जो कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा वो कार्बन में होती है बेटा। इसीलिए कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा, हटाएं इसको बेटा। चलिए अब हम लोग कुछ खास जो इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको हम लोग जो है देखते हैं बेटा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। तो जो मल्टीपल बॉन्ड कैन फॉर्म, तो हम अभी देख चुके थे कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी दिखाता है और वो अपनी टेट्रा वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से, 2 सिंगल 1 डबल बॉन्ड से, या 1 ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर 2 डबल बॉन्ड से, कंटिन्यू जो डबल बॉन्ड होंगे, लगातार डबल बॉन्ड होंगे, उनसे वो अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। तो एक तो इसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, वो सेल्फ में भी हो सकती है और दूसरे एटम के साथ भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिए, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं इनको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे बेटा, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। केवल कार्बन हाइड्रोजन है तो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। केवल कार्बन और हाइड्रोजन होने पर सेचुरेटेड कार्बन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनका हम लोग डिटेल में, जिनको हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास टेंडेंसी आ जाती है आइसोमरिज्म की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा सेल्फ में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे C2H6O, मान लो सपोज कर लो आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, तो इससे कई सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो CH3OCH3, ठीक है, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। अभी आगे सीखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली डाई मिथाइल ईथर। और इसी से हम लोग बना सकते हैं C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, C2H5OH। तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो एक ही है बेटा, बट कंपाउंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं बेटा। व्हेन 2 or more than compound have same molecular formula, when 2 or more than compound have same molecular formula but सेम मोलिकुलर फार्मूला, आप लिख सेम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सेम मोलिकुलर फार्मूला ही बोलते हैं, बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टी बेटा। किसी ना किसी टाइप से फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
आइसोमर्स बोलते हैं। ये आपस में आइसोमर्स होते हैं और ये जो फिनोमिनोन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म को लोग खूब अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। हमारा ये एक चैप्टर भी है जो हम लोग इस चैप्टर के बाद में आईयूपैक के बाद में आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद हम लोग जीओसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म हुआ। एक और आता हमारे पास, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं बेटा। एक तो हमारे पास CH2 का डिफरेंट रहता है, किसी भी कंपाउंड में कितने का डिफरेंट होगा, CH2 का डिफरेंट होगा या मास में 14 का डिफरेंट आएगा, और फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे बेटा, सेम। बट अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इस पर अगर बात करूँगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर, CH3 CH2OH, ठीक है, और हमने ऊपर ले लिया एक CH3OH। तो ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये OH ग्रुप है, दिख रहा होगा, और ये भी OH ग्रुप है। और दोनों कंपाउंड में आप देखेंगे तो एक CH2 का डिफरेंट है, CH3OH बीच में कितने का डिफरेंट है, एक CH2 का डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी यही होती है कि एक CH2 का एक यूनिट CH2 का डिफरेंट होना चाहिए, एक यूनिट, और फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप सीख लेंगे तब डिटेल में होमोलोगस सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर करें बेटा यहाँ तक। चलिए, एम्पिरिकल फार्मूला एक और टेंडेंसी हमारी आती है, एक और प्रॉपर्टीज है इसकी, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट जो फार्मूला होता है उसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर लो हमने बताया कि एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है CH, तो किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले से उसके एटम का रेशियो पता चल जाता है। बट एक्चुअल में कंपाउंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिलती है। जैसे CH आ गया हमारे पास, तो CH से हम लोग C2H2 एसिटिलीन भी बना सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे, और हम लोग बात करेंगे इससे C6H6 भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, अभी हम लोग इसको थोड़ा रफली ऐसे देखते चल रहे हैं, बाकी हम लोग डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अभी आपको रफ आइडिया हम लोग दे रहे हैं कि ये एम्पिरिकल फार्मूला, नॉर्मल आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो उसमें मॉलिकुलर फार्मूला क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला में जो रेशियो था एलिमेंट्स का, कंपाउंड के एटम्स का रेशियो जो था वो सेम रहता है बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अब आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टेंडेंसी की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बेटा। तो नॉर्मली हम लोग अगर बात करते हैं, हमने पहले ही भी बताया है कि हम लोग पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मली हम लोग जो है एक हल्का सा इसके ओवरव्यू करते हैं इसका, उसके बाद हम लोग फाइंड करना सीखते हैं कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है बेटा किसी भी एलिमेंट का। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने बताया था आपको कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास डिफरेंट के कलर बॉक्सेस हैं। ठीक है, इसमें सपोज कर लो रेड है, एक में आपके पास ब्लू है, ठीक है, और एक में आपके पास येलो है, और एक में आपके पास ग्रीन है। ठीक है, तो आप दो बॉक्स ले सकते हैं। तो जब इन दोनों बॉक्सेस के कलर को किसी टैंक में आप डालेंगे तो ये क्लियर है कि जब इससे यहाँ से इंटरमिक्सिंग से जो कलर निकलेगा वो एक न्यू कलर होगा बेटा। कैसा होगा? न्यू कलर होगा। और अगर हम नंबर्स ऑफ उसके बॉक्सेस की बात कर लें, या फिर जो है हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास न्यू कलर फॉर्म होगा। अब हमने 2 बॉक्स डाले थे, 2 डब्बे डाले थे कलर के, तो हमें क्लियर है कि यहाँ पर कितने डब्बे मिलने वाले बेटा, 2 डब्बे डाले तो उसी साइज के, मतलब सेम एनर्जी के जो हमारे पास 2 ही डब्बे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कलर होगा बेटा वो कलर सेम आएगा दोनों बॉक्सेस में। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे हमने अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने 3 डब्बे सपोज कर लो डाले, तो कितने डब्बे यहाँ पर कलर आएगा बेटा, तो तीनों के इंटरमिक्सिंग से एक नया कलर फॉर्म होगा। और हमने 3 डब्बे डाल रखे थे तो हमारे पास 3 डब्बे कलर के ही बनेंगे जो एक नया कलर होगा बेटा। अगर हम 4 डाल देते हैं तो 4 बन जाएंगे। तो जितने कलर के डब्बे डालेंगे उतने ही नंबर में हमें एक नया कलर मिल जाता है बेटा। बट उसका जो क्वांटिटी की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं बेटा, क्या रहती है, सेम रहती है, बट नया कलर होता है। ऐसा ही कुछ होता है हाइब्रिडाइजेशन में कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे नए ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं। उस नए ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे हमने यहाँ पर s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, ठीक है। एक हमने क्या कर लिया बेटा, और इसको z मान लेते हैं, इसको हम लोग x और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास z एक्सेस पे है। वैसे s के लिए तो कोई एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है नॉर्मली, फिर भी हम इसको z एक्सेस मान लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, ठीक है। z एक्सेस अगर एक्सेस सेम है तो आपस में आराम से ओवरलैपिंग हो जाती है बेटा, ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे जो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। उनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, उनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा। तो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसका एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब थोड़ा छोटा बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, sp। ऐसे sp2 हम लोग बोल सकते हैं। अब जैसे पूछा गया sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो एक s का एक p का, तो आराम से बता सकते हैं कितने होंगे बेटा, 2। अगर sp2 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल हो जाएंगे। एक s का ऑर्बिटल हो जाएगा और p के कितने हो जाएंगे बेटा, 2। एक s का ऑर्बिटल हो जाएगा और 2 p के हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बन जाएंगे जाके। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। अगर sp3 की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक s ऑर्बिटल व्हेन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर। तो क्या करेंगे बेटा, जैसे ही ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है ना। आसान है, ये सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं भी थोड़ा स्पीड में भी लग रहा हूँ, बट अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर एकदम। जैसे मैं बात करता हूँ sp3d की, तो 1s 3p एंड d का कितना बेटा, 1। तो 5 ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नए ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे बेटा, 5 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। 5 नए ऑर्बिटल कौन से होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हमने प्रोसेस सीखा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। तो हमारे पास sp है, sp2 है और sp3। वैसे तो sp3 d2 d है ना, dsp2, ऐसे कई सारे हाइब्रिडाइजेशन के केस होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन के लिए sp sp2 और sp3 की ही बात करते हैं। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स की टेंडेंसी कार्बन के साथ देखेंगे। अगर चारों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड निकालना आता है बेटा, अभी इसको भी हम लोग नेक्स्ट आगे बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड बेटा सिग्मा होता है, ठीक है। अगर सिग्मा पाई की बात कर लेते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हमारे पास है, ये बॉन्ड का टाइप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है। बाकी इसमें 1 पाई हो जाएगा और इसमें 2 पाई हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड हो तो 4 सिग्मा हो जाएगा और 4 सिग्मा हो जाएगा तो ये sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा,
sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। सिग्मा ऑब्लिक यहाँ पर पाई बॉन्ड है हमारे पास, और यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का या हाइब्रिडाइजेशन का जो है कैसे कि कौन सा हाइब्रिडेशन आने वाला है। तो हम दूसरा हमने देखा कि कार्बन के पास ये हो सकता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में यहाँ पर हमारे पास एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा, और एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो हमारे पास 3 सिग्मा हो जाएंगे। और सिग्मा वाले जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में काउंट होते हैं। ये हम लोग ठीक है सीख चुके हैं ना केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास sp2, ठीक है, क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा बेटा sp2। 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। मतलब ये भी क्लियर है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये बताता है कि उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड, एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में हम लोग अगर बात करते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp। एक s का और एक p का होगा, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, एक और हमारे पास केस है इस तरीके से। तो यहाँ भी हमारे पास सिग्मा 2 सिग्मा है, और यहाँ पर हमारे पास 2 पाई थे, यहाँ भी हमारे पास 1 पाई इधर हो जाएगा, 1 पाई इधर हो जाएगा। तो सिग्मा कितने बेटा? 2 सिग्मा। तो इस केस में भी sp हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब निकालते हैं तो बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो sp3, डबल बॉन्ड दिखेगा एक डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड या लगातार डबल बॉन्ड दिखेंगे तो sp हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। बाकी कोई अदर एटम आता है तो अदर एटम के लिए हम लोग बताते हैं बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। उसके पास लोन पेयर देख लेंगे और सिग्मा बॉन्ड देख लेंगे, जिनको काउंट करके उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि किस टाइप के बॉन्ड्स में कौन सा हाइब्रिडेशन आने वाला है, ठीक है। काफ़ी आसान रहेगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उसके हाइब्रिडाइजेशन से कुछ बात कर लेता हूँ, शेप और उनके एंगल्स के। तो अगर सपोज कर लो हमने अभी एग्जांपल लेने वाले हैं, जैसे बात की sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि कितने सिंगल बॉन्ड आने वाले बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 सिंगल बॉन्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड में कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बनाने वाला बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और p। तो हमारे पास जो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें किसी के साथ, सपोज कर लो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का क्या रहेगा हमारे पास? 1s1। सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है? इसका एक इलेक्ट्रॉन है। जब ओवरलैप करेगा तो इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा ऐसे। तो ये आपस में क्या करेगा बेटा? ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर सपोज कर लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन, उसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है ऐसे, ठीक है। ओवरलैप करके इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करता है बेटा। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड तो अभी सीख ही चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो अब बात करते हैं इनके एंगल की, कि जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, कोई भी बॉन्ड हो, ठीक है। और उसकी शेप क्या आएगी, उसकी शेप क्या आ जाएगी बेटा? तो शेप और एंगल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है या हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एंगल आएगा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट
और जो शेप होगी, शेप कैसी आ जाएगी बेटा, शेप आ जाएगी टेट्राहेड्रल। कैसी आ जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या हुआ, नहीं आ रहा? अच्छा चलिए देखते हैं बेटा। तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि कैसे होता है बेटा। तो नॉर्मली हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हम पहले ही बोला का बेटा अच्छे से। हम लोग पहले ही इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक्स हैं, प्रेडिक्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, उनको पढ़ चुके होंगे, तभी अच्छे से हमें ऑर्गेनिक समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप पहले वहाँ से पढ़ के आइए, तब आपको आगे ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या है कि हमें पता है कि वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं बेटा। एक्चुअल में तो सब अट्रैक्शन फोर्स का ही खेल है बेटा। तो अभी हम लोग सीधे फोकस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो कार्बन है वो इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है बेटा, ठीक है। टेट्राहेड्रल इस टाइप का बनता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस टाइप का बनता है बेटा। तो ये जो एंगल है, ऐसे मैं बात करूँ तो 90 होता है, और ये 90 से कुछ एबव दिख रहा होगा आपको। तो इसको एक्चुअल में थोड़ा याद रखना पड़ता है कि ये जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है किसी भी बॉन्ड के साथ। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट होता है। नहीं आ रहा तो इसको क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं बेटा। देखो सेम आ गया। कहीं से भी आप रोटेट करके इसको दिखा सकते हैं कि जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई भी आप पार्ट देखेंगे, जो हमारे पास 4 पार्ट हैं, वैसे पार्ट में बात करूँ, यहाँ से लेकर ऐसे जाएं, यहाँ से तो एक पीस ये आएगा, ठीक है, एक ये इधर से पीस आ जाएगा, ये 2, एक इधर से आ जाएगा और एक ही नीचे से आ जाएगा। तो इसको हम घुमा के अगर देखेंगे तो एज इट आ जाएगा सेम, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। फिर से एक बार देख लेते हैं। एंगल तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट, थोड़ा याद रखने वाला है। और सारे के सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ये दिखने पर आपको भले ही कि हाँ ये तो सर लग रहा है कि मे भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, बट नीचे वाले में डाउट है। तो आप देख सकते हैं जो 3D व्यू हम आपको दे रहे हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में सारे के सारे एंगल क्या बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है ना, कहीं से भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और जो शेप है वो कैसी बेटा, टेट्राहेड्रल है। आप पार्ट देखिए, यहाँ से लेकर ऐसे इस मार्कर तक जाएंगे और इस पेन तक, तो ये जो केक जैसा पार्ट निकलेगा, ये पार्ट ऐसे ही इधर से भी एक पार्ट आएगा, ऐसे ही इधर से एक पार्ट आएगा, और ऐसा ही बिल्कुल इधर से पार्ट आएगा। तो चारों पार्ट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल आएंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, ठीक है। तो sp3 में क्लियर हुआ बेटा एंगल एंड शेप। चलिए बात करते हैं बेटा आगे, दूसरे की बात करते हैं sp2 की। तो हमारे पास sp2 है, तो sp2 है तो क्लियर है हमारे पास कितने बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे बेटा, ठीक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जाके, या कहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं जाके बेटा, मैक्सिमम एंगल पर। हमेशा स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है, जहाँ बॉन्ड रिपल्सन कम हो, और मैक्सिमम एंगल में बेटा स्टेबिलिटी वहीं पर ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास एक प्लेनर जो है ट्राइगोनल बन जाता है 120 डिग्री का बेटा। ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 120 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइगोनल शेप आ जाती है, ठीक है ना। उसको मैंने अभी दिखाया नहीं था, टेट्राहेड्रल को आप बना सकते हैं, नॉर्मल है। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर इस तरीके से, ऐसे ये हमारे पास होता है बेटा इस तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड को मिला देते हैं बेटा, इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से मिला देते हैं, और इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से मिला देते हैं, फिर नीचे वाले बॉन्ड मिला देते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए जो इसके ज्योमेट्रिकल बॉन्ड है वो कितने हैं बेटा, या बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बेटा, तो 6 होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे एक बॉन्ड इसके बीच बनेगा, चलिए वो उसको हम लोग आगे देखते हैं। जब आगे डिटेल में जाएंगे तो ये देखेंगे कि एक बॉन्ड यहाँ इसके बीच में, एक ऐसे 1 2 और एक 3, ठीक है, एक इसके बीच 4, यहाँ पर बेटा 5 और यहाँ से 6, तो 6 बॉन्ड बनते हैं। इसका जो ऑप्शन है, मोस्टली बच्चे 4 करके आते हैं या आए थे उस समय,
तो काफ़ी बच्चों का रॉन्ग हो गया था। जो डिटेल में पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, उनके लिए आसान था करना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जो शेप है बेटा, वो एंगल क्या आया बेटा, एंगल आया 120 का, ठीक है ना। ये क्लियर है बेटा, कितना आएगा 120 का। 3 बॉन्ड कहाँ एग्जिट करते हैं बेटा, मैक्सिमम एंगल पर, और 3 बॉन्ड में मैक्सिमम एंगल 120 का होता है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है जिसका एंगल 120 डिग्री, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर ट्राइगोनल। तो जिसका शेप होगा कैसा हो जाएगा, शेप होगा प्लेनर ट्राइगोनल, और जो एंगल होगा कितना हो जाएगा बेटा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री का। अब बात करते हैं बेटा sp की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड आने वाले बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड आने वाले हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के केस में, ठीक है, कौन सा मैक्सिमम एंगल होगा बेटा, ये तो 90 होगा नहीं, 120 इससे ज़्यादा। तो हम लोग सीधी बात करते हैं, हमें पता है कि कितना होता है बेटा मैक्सिमम एंगल 2 बॉन्ड्स के बीच, 180 का। तो 180 में लीनियर शेप आने वाली है। तो अगर हम 2 बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो A एक B के साथ और एक C के साथ, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास रहने वाला बेटा 180, तो जो एंगल है वो 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी जाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा जाके, ठीक है। और जो एंगल हो गया, शेप कैसी आएगी बेटा, शेप हो जाएगी लीनियर। शेप कैसी हो जाएगी बेटा, लीनियर हो जाएगी। तो ये बात हमने किसकी की, एंगल और शेप की बात की। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इनके बीच का एंगल और शेप क्या होगी। काफ़ी आसान है, ये सब पहले से ही आपका पढ़ा हुआ है, तो आसान लग भी रहा होगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हों, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो भी उनको थोड़ा सा समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। तो अब हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको बताना होगा कि किस एटम पर, किस कार्बन एटम पर, या भी जो भी एटम पूछा जाए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिया। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, तो बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए H हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसको चाहे तो हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। अभी हम बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन सिखाएंगे आपको कि कैसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया सकता है। तो H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा। तो एक इधर बॉन्ड है, 3 H है, ऐसे लिख लिया बेटा। एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है कार्बन के, ये और 2 H जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड के साथ बेटा। यहाँ पे CH तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड हो गए यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ऐसे हम लोग देखकर आराम से बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 4 सिंगल बॉन्ड। जैसे ही सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे देखें चारों तरफ तो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, अब H को सभी एटम्स को देख के चलना होता है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, sp3। यहाँ पे हमारे पास देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है, या फिर ओवरऑल देखें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा, sp2। पहले ही हम सिखा चुके हैं कि अगर चारों सिंगल बॉन्ड है बेटा तो sp3 हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड है या 2 लगातार डबल बॉन्ड हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। वो डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, या फिर काउंट करके कि 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, और 2 सिग्मा है तो sp हो जाएगा। तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा। फिर इसकी बात हम लोग करते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारे पास sp2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है बेटा, और डबल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो उसके चारों तरफ से हम लोग ऐसे देखते हैं घूमकर, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के केस में या 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के केस में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है बेटा, sp2 होता है।
यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो अब क्लियर है बेटा, sp हो जाएगा। नाइट्रोजन का भी बताना नहीं है, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन का sp होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एटम के ऊपर उसका हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। हटा दें। काफ़ी आसान, बिल्कुल काफ़ी आसान से आसान क्वेश्चन है। तो ये हमने बात किसकी की? हाइब्रिडाइजेशन की बात की है, किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को दिखाते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या है कि हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं, काफ़ी आसान है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो छोटा सा। जैसे सपोज कर लो हमने दिया है आपको, ठीक है, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C और एक और कर लेते हैं डबल बॉन्ड CH2 लाइक दैट, ठीक है। फिर से हमको क्या करना है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अगर मैं इस कार्बन का देखूंगा तो आसान है, निकालना सीख गए बेटा। अगर H सिंगल बॉन्ड बनाता है यहाँ पर और ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पे कौन सा हाइब्रिडेशन आ जाएगा बेटा? sp3, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, एक इधर से सिग्मा और एक इधर से सिग्मा, 2 सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो 2 पाई बॉन्ड होने पर यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इस कार्बन का क्या आ जाएगा? sp आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हम बता चुके हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर कंटिन्यू डबल बॉन्ड होने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp होता है। इस कार्बन का अगर देखते हैं तो इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, क्योंकि H तो ऑलरेडी पहले से ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होने पर sp2 हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा? इस कार्बन का हो जाएगा sp। अभी बता चुके हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर लगातार डबल बॉन्ड उस पर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस पर हम लोग बोलेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन है जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? sp2 हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान मेथड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और हम लोग और अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? और अच्छे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग, जो बॉन्ड्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, TATION, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। तो नॉर्मली हम लोग 4 टाइप से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास जो होता है, एक तो हम ओपन स्ट्रक्चर करते हैं जिसमें हर एटम की वैलेंसी हमको साफ दिख रही होती है, तो हम लोग एक बोलते हैं ओपन R, इसको हम लोग डैश बोलते हैं, और इसको हम लोग कूपर भी कहते हैं बेटा, कूपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास में स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारे पास, इसको नॉर्मली हम लोग डैश मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक एटम की बैलेंसी के साथ हम लोग दिखाते हैं, जैसे कि एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो एक कंपाउंड सपोज कर लो हमने ये ले लिया, तो इसमें क्या है कि जो कार्बन की वैलेंसी 4 है वो 4 किसी भी टाइप से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही हो, उसमें क्या करते हैं, कंपाउंड को पूरा ओपन, हर एक एटम को ओपन करके लिखते हैं, जिससे उसकी बैलेंसी बिल्कुल क्लियर हो रही होती है। तो यहाँ पर हम कार्बन की अगर 4 वैलेंसी की बात करते हैं
या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 टाइप से जो है किस किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, ये नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, मतलब हर एक एटम को हम लोग ओपन करके लिखते हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ओपन आर डैश मेथड। तो इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड निकालने के लिए, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर सीख लेते हैं बनाना कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, कैसे करना, बस उसकी बैलेंसी के हिसाब से उसको रखते चले जाना है। सपोज कर लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है C2CN का होल 4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है आपको। तो आप कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, C2 2 कार्बन है, ठीक है, और उस पर CN 4 है बेटा। तो हम लोग नॉर्मली सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड तो बना ही लेते हैं बेटा, ठीक है। और N की वैलेंसी कितनी होती है, CN, तो N की वैलेंसी 3 होती है। मतलब नॉर्मली जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ क्या करेगा, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो बनाएगा, और एक उसके पास क्या रहता है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्टेट भी एक्सपेंड नहीं होता, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसका ऑक्टेट जो है एक्सपेंड नहीं कर पाता है, इसलिए 3 क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है बेटा। कार्बन 4 बना लेगा, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 और एक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग, ये तो मोलिकुलर फार्मूला हुआ। तो ये हर एक एटम की बैलेंसी यहाँ पर शो हो रही, तो इसको हम लोग बोलते हैं डैश फॉर्म। तो कंपाउंड को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। सपोज कर लो हमको ऐसे दिया गया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म जो हमारा सेकेंड होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म, जिसमें बॉन्ड तो दिख रहे होंगे बट सभी बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं दिख रहे होंगे। उसमें एटम क्या होते हैं, उसके साथ कार्बन के साथ फिक्स्ड रहते हैं, मतलब क्लोज फॉर्म में पैक रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड हो जाएगा। तो कंडेंस फॉर्म कैसे करना, जैसे इसी को हम अगर कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड CN 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 और CN, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर हर एक एटम की बैलेंसी दिख रही है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग हर एक एटम की बैलेंसी दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। तो एक तो हमारे पास ओपन या डैश फॉर्म होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी हो सकता है दिया जाए, जैसे कि नॉर्मल से क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जैसे सपोज कर लो कि हमें ये दिया गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COH Br CH CH3 का होल ट्वाइस। तो ये कंडेंस फॉर्म में हमको दिया गया है, ठीक है। और हमसे जो है, हमको इसको क्या करना है, डैश फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डैश फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, हर एक एटम की बैलेंसी के साथ जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास में। नेक्स्ट C और ये OH-Br, तो OH-Br देखें तो C के साथ C कार्बन चेन, और ये OH और Br इसी कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना। ये OH और Br बैलेंसी के हिसाब से क्या होगा बेटा, बैलेंसी के अकॉर्डिंग इसी कार्बन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं C के साथ एक H है और CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। मतलब ये हुआ कि जो 2 CH3 हैं वो इसी कार्बन एटम पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चाहे तो CH3 को भी ओपन कर सकते हैं, अगर CH3 को भी ओपन करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डैश फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसमें एटम उसके साथ फिक्स रहते हैं, और ये हमारे पास डैश फॉर्म है, ठीक है, काफ़ी आसान है। थर्ड हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर है। थर्ड हमारे पास कौन सा होता है बेटा,
डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे थोड़ा फील कर पाएंगे बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। सपोज करो जैसे हमने ये लिखा, एक हमारे पास डैश फॉर्म है, ठीक है, और हमको नॉर्मली पता ही होता है कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो उसमें हमको क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना हुआ है तो डबल बॉन्ड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस टाइप से भी हम लोग स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, ये हमारे लिए कहलाता है डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करके भी दिखा सकते हैं ऐसे। ये इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, बट हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डॉट स्ट्रक्चर में, बस उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, नॉर्मल से है इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल ही बताते चले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हटा दे इसको बेटा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने लगता है। एक तो हमारे पास आता है लाइन वाला स्ट्रक्चर बेटा, लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ना, स्पेलिंग का मे भी थोड़ा बहुत अगर इशू रहता है तो आप देख लीजिएगा। लाइन स्ट्रक्चर, तो लाइन स्ट्रक्चर में ये होता है कि जैसे मैंने एक ये सपोज कर लो लाइन बना दी इस टाइप से, तो लाइन में कोई भी जंक्शन या कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉर्नर जो होता है, कहीं भी हम लोग स्टॉप करते हैं तो हर वो जगह कार्बन होता है बेटा, हर उस जगह क्या होता है, कार्बन एटम होता है। ठीक है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी की जाती है बेटा। जैसे सपोज कर लो ये दिया गया हमको, या ये दिया गया है हमको, ठीक है, ऐसे करके दे दिया गया, या मान लो हमको ये दिया गया है बेटा ऐसे, या मान लो ये दिया गया है ऐसे। तो ये जो हमारे पास लीनियर लाइंस में जो स्ट्रक्चर हैं, लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं डैश फॉर्म में, या फिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कंडेंस फॉर्म है, तो इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास कॉर्नर, जंक्शन या पॉइंट बनते हैं वो सब क्या होता है बेटा, कार्बन, और जो लाइंस होती हैं वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको रिप्रेजेंट करती हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। ठीक है, तो बाकी बैलेंसी किससे पूरी करनी होती है हमको, ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अगर कार्बन के साथ देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक और यहाँ पर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर 3 बेटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डैश स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। तो कभी डैश स्ट्रक्चर दिया होगा, डैश स्ट्रक्चर से आराम से हम लोग लाइन स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं, या जो लाइंस होती हैं लाइन से हम लोग आराम से ड्रा कर सकते हैं। ज़रूरत मोस्टली हम लोग इसको ही बना के चलेंगे अभी आगे केमिकल रिएक्शन या आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हमें आइडिया होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल करके देखिए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, ठीक है, जो भी स्टॉपेज मिलते हैं हमको वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, कार्बन हो जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड भी किसके साथ बेटा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा, और यहाँ भी कार्बन होगा। अब बैलेंसी के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बॉन्ड बने हुए बेटा तो 2 हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे बताइए सिंगल बॉन्ड बना है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड इस साइड से है और सिंगल बॉन्ड इस साइड से। इसके पास देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी बेटा। एक इधर से है और एक इधर से, 2 बॉन्ड, तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 हाइड्रोजन की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। एक बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना आराम से। वापस आते हैं यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट और हर एक लाइन
पॉइंट कार्बन है, हर एक लाइन क्या करती है बेटा, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट पर कार्बन और लाइन को लिख लेना बेटा। उसके बाद में देखना है कि कितनी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, उसी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम जोड़ देना है। तो 1 2 3 बॉन्ड है इसके पास, तो एक H जोड़ देंगे। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 इसके पास, तो एक H जोड़ देंगे। उसके चारों तरफ हम लोग आराम से घूम के देखते हैं, तो इधर से ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 1 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक एक्स्ट्रा H जोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हर एक कार्बन के पास वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर से जो पॉइंट है हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन, हर एक पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को रख लेते हैं बेटा, और वैलेंसी किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। 3 और 1 4 यहाँ पर। इस कार्बन के पास देखते हैं तो 2 3 और 1 4 यहाँ पर। यहाँ पे बात करते हैं तो 2 एक इधर से 2 H जोड़ देंगे बेटा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन स्ट्रक्चर था। तो नॉर्मली हम लोग जो मतलब मोस्टली जो फॉलो करके चलेंगे वो लाइन स्ट्रक्चर फॉलो करके चलेंगे। तो इसलिए अभी से हमको आइडिया होना चाहिए कि जो लाइंस होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, या कॉर्नर होते हैं, या जंक्शन होते हैं, वो हमको क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि लाइन स्ट्रक्चर से हम लोग किस तरह से जो डैश फॉर्म है या डैश स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर है। ये सब नॉर्मल सा बेसिक सा है बेटा, और आराम से आप इसको प्रैक्टिस करिए, सीखिए। रिदम से पढ़ के चलेंगे, आराम से पढ़ के चलेंगे तो अच्छा समझ में आएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन का हमने जो है अगला पॉइंट हमारे पास है जो 3D व्यू है। 3D व्यू में हम लोग देखते हैं बेटा वेज एंड डैश फॉर्म। ठीक है, वेज एंड डैश। तो वेज एंड डैश को हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लो मैंने CH4 ले लिया, मीथेन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमको पता है कि CH4 में कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम है जो सिंगल बॉन्ड से, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा। तो हम लोग नॉर्मल इस तरीके से इसको बनाते हैं। इसकी शेप, टेट्राहेड्रल जो है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये हम लोग सब सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में जो ऑब्जर्वर है, मतलब मैं जो हूँ, इसको कहाँ से देख रहा हूँ ये डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो सपोज कर लीजिए, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है इसका, टेट्राहेड्रल इस टाइप से होता है। ठीक है, इसी टाइप से तो होता है टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये जो बॉन्ड है मेरे पास आएगा। ठीक है, क्लोजर होगा मेरे, और ये जो बॉन्ड है मेरे से क्या होगा बेटा, दूर हो जाएगा। ये बॉन्ड मेरे से दूर हो जाएगा, और ये दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ये और ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक ही प्लेन में आएंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कागज़ पे है। ये मैं तुम्हारी साइड से बता सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी साइड से देखता हूँ तो ये तुम्हारी साइड है, तुम्हारे क्लोजर है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये क्या है बेटा, दूर साइड है। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके क्या बेटा, डिस्टेंस पे है। तो जो पास में होगा वो डार्क दिखाई पड़ेगा, और जो दूर होगा वो डार्क नहीं दिखाई पड़ेगा। बाकी ये दोनों क्या होंगे बेटा, एक ही प्लेन पे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे पास जैसे बोर्ड है या कागज़ है उसके प्लेन में आ जाएंगे। तो ये बिलो द प्लेन हो जाएंगे बेटा, ये एबव द प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बना के दिखाते हैं। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं नॉर्मली कि ये हमारे पास H है, कार्बन है। तो किसी को हम लोग अभी दिखा सकते हैं। तो ये वाला हमने क्या किया, डार्क लाइन से दिखा दिया। इस डार्क वाले को जो क्लोज़र होता है या टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, इसको हम लोग बेज बोलते हैं। ठीक है, बेज। या ये क्या होता है बेटा, एबव द प्लेन होता है, एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर साइड में होता है। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, ठीक है, बैक साइड होगा। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो हम किसी को अभी दिखा सकते हैं दिखाने के लिए, बट हमको बस ये समझना है कि जो बेज और डैश का रियल मीनिंग है वो क्या है बेटा। तो रियल मीनिंग बस ये है कि आप जिस प्लेन, जैसे ये प्लेन है,
तो इस प्लेन में आप देखेंगे, मैं इसको बना रहा हूँ जैसे ये है, इस प्लेन में देख रहा हूँ तो मैं इधर खड़ा हूँ तो ये एक प्लेन में 2 एटम आ गए। तो ये क्या होगा, इस प्लेन के आप देखेंगे ये बाहर की साइड है, जिससे हम लोग बोलेंगे एबव द प्लेन, और ये क्या होगा बेटा, बिलो द प्लेन होगा। तो जो तुम्हारी साइड है, मतलब अगर इस साइड से देख रहे हैं तो इसे जो ये एबव द जो प्लेन है इसको हम लोग बोलते हैं बेज, और इसको हम लोग बोलते हैं डैश। तो बेज वाला पास में होता है, क्लोजर होता है, इसलिए डार्क लाइन से दिखाते हैं। बाकी जो दूर साइड में है, डिस्टेंस पे है, उसको हम लोग डैश डैश करके दिखाते हैं। तो ये बेज में है और ये डैश में, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। बेज और डैश फॉर्म, इसको हम लोग 3D व्यू बोलते हैं। 3D व्यू, 3D में हम लोग किस तरीके से बेज और डैश या फिर एटम्स को देखते हैं, जो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बताते हैं एटम्स को, ठीक है। रफ करें बेटा यहाँ तक। चलिए, ये हमने सीखा बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, कि बॉन्ड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, एक तो कंडेंस फॉर्म तो रहेगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए लाइन वाला रहेगा, लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और उसके साथ में बेज और डैश भी, इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग आइसोमरीज में करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सपोज कर लो एक लैक्टिक एसिड ले लिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड, अभी इतना उस पर नहीं जाना है, अभी धीरे धीरे आपको कॉमन नेम याद हो जाएगी। तो मैंने दिया CH3C, ठीक है, AH OH एंड COOH। तो ये आपको कंपाउंड दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका 3D व्यू में, मतलब बेस डैश और जो लाइन स्ट्रक्चर है उसको बनाइए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडेंस फॉर्म में बनाते हैं। तो CH3C HOH और COOH, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। अब हो गया, कर सकते हैं बेटा। अगर इसको लाइन फॉर्म में ले जाना है तो लाइन फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 कार्बन दिखाएंगे, और COOH जो फंक्शनल ग्रुप वाला किसी ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको हम लोग ओपन ही रखेंगे, मतलब उसको हमें दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग ऊपर साइड या नीचे साइड क्या दिखा सकते हैं बेटा, OH दिखा सकते हैं, ठीक है। OH जैसा आपने जोड़ा है वैसे आप दिखा सकते हैं। OH ऊपर भी साइड दिखा सकते हैं और नीचे भी साइड दिखा सकते हैं, ठीक है। OH H को हम लोग दिखाते नहीं, H सिर्फ उसकी बैलेंसी को कवर कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसको R करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 कार्बन एटम है, और सेकंड वाले कार्बन पे क्या है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, बनाएंगे किसमें, लाइन फॉर्म में भी बना सकते हैं, या फिर बेस डैश करके भी पूछा जा सकता है। तो अगर बेस डैश में मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो C, एक मान लो सपोज कर लो हमारे पास क्या बेटा, नॉर्मल बॉन्ड, तो एक हमारे लिए क्या हो जाएगा डैश पे, और एक हमारे लिए हो जाएगा बेज पे। तो एक बिलो द प्लेन, एक एबव द प्लेन हो जाएगा। बेज वाला क्या होता है, एबव द प्लेन होता है, जो डार्क से दिखाते हैं। C यहाँ से AH, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा। बाकी 2 बॉन्ड क्या रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, C और इसके साथ में हम लोग COOH, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते हैं, तो इसका रीज़न समझते हैं बेटा। 3D व्यू या बेस डैश हम उसके लिए दिखाते हैं जो sp3 कार्बन होता है। वेज एंड डैश हम लोग किसके लिए दिखाते हैं बेटा, वेज डैश हम लोग दिखाते हैं sp3 हाइब्रिड जो कार्बन होता है उसके लिए दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बॉन्ड एंगल डिफरेंट होते हैं कंपाउंड में। जबकि अगर ये जैसे हमने बात की इसकी, तो ये कार्बन क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिड है, 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना। तो ये sp2 हाइब्रिड है। तो sp2 हाइब्रिड में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो क्या होता है 120, और जो शेप होती है वो प्लेनर होती है। शेप कैसी होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो प्लेनर होने के कारण, अगर प्लेनर होगा तो प्लेनर होने के कारण कोई जो प्लेन है
उसकी एबो या बिलो में कोई भी एटम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो sp2 हाइब्रिड होता है, sp2 हाइब्रिड वाले के लिए बेस डेस नहीं बनाते हैं, सिर्फ sp3 वाले के लिए बनाते हैं, क्योंकि sp2 या sp होता है तो उसमें एटम एक ही प्लेन में होते हैं। sp में लीनियर शेप होती है, उसमें दोनों एटम एक ही प्लेन में होते हैं बेटा, ऐसे देख सकते हैं आराम से। और जो sp2 होता है उसमें भी एक ही प्लेन में क्या होते हैं, तीनों एटम होते हैं, इसीलिए उसके लिए हम लोग बेस और डैश नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस डैश वाला, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमको सिर्फ अभी एक रफ आइडिया चाहिए था, जो हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से बेस डैश हमको बनाना होता है और लीनियर जो लाइन वाइज स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से बनाता है बेटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की, ठीक है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। तो इसको भी हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निकालना सीखते हैं। थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देते हैं। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि अगर दो ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, चाहे एस एस ऑर्बिटल हो, एस एस तो हमेशा ही बेटा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इनकी जो ओवरलैपिंग हो वो क्या होता है बेटा, एक ही एक्सिस पर हो रही हो, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग अगर हो रही होती है तो हम लोग इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। चाहे वो p ऑर्बिटल हो या, ठीक है, s ऑर्बिटल हो। तो अगर एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, ऑर्बिटल्स के हेड ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड में क्या होता है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अगर पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें, लेटरल ओवरलैपिंग की बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग की, तो कौन सा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीख ही चुके हैं बेटा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ तक हटाएं, ये तो नॉर्मल हमको आता ही है। और हमको पता है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने वाला बेटा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इस तरीके से 4 टाइप से दिखा सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कंटिन्यू क्या हो जाए उसके पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, हमको ये भी आता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, मतलब कोई भी बॉन्ड होता है उसमें एक ही सिग्मा होता है, एक सिग्मा और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर कंपाउंड हमको दिया गया है तो उससे हम लोग आराम से सिग्मा और पाई बॉन्ड बता सकते हैं। जैसे सपोज कर लो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2, इस टाइप से हमको दिया गया कंपाउंड। इसमें बताया गया है, पूछा गया मान लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने होंगे। और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो पहले तो हम लोग नॉर्मल निकालते हैं, फिर टेक्निक देखते हैं। पहले तो हमको क्या करना है, अगर हमको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना है तो कोई भी हमको स्ट्रक्चर या कोई भी कंपाउंड हमको दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, डैश फॉर्म में ले जाते हैं बेटा, ठीक है। डैश मतलब उसे ओपन करेंगे जाके, जिससे कि हमें हर एक बॉन्ड को अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकें कि कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं कि कौन सा एटम किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। फिर भी हम लोग के क्या किया, अभी कंपाउंड को ओपन कर लिया, ठीक है। कार्बन रखा और कार्बन की वैलेंसी 4, तो सिंगल बॉन्ड ये था, सिंगल बॉन्ड ये, और H क्या करता है बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 H है, 3 सिंगल बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पर हम इस कार्बन के पास देखते हैं तो टोटल कितने कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पर 4, और ये सिंगल बॉन्ड है तो 5, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, यहाँ पे भी
एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। तो ओवरऑल हमारे पास सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा हो गए और एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा और एक पाई। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेस्ट मेथड तो यही है कि ओपन करें बताएं, फिर भी हम बता देते हैं कि सिग्मा बॉन्ड निकालने का टेक्निक होता है उसके पास। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एटम्स हैं टोटल एटम कर लो, ठीक है, प्लस रिंग, अगर रिंग बना लो तो रिंग ऐड कर लो, -1, उसमें से -1 कर दो। ठीक है, और पाई बॉन्ड के लिए हम लोग, पाई बॉन्ड के लिए नॉर्मली तो पाई बॉन्ड ऐसे ही देख के बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग पाई बॉन्ड के लिए DU का यूज करते हैं, आप लिख DB का यूज कर सकते हैं, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, निकालने के लिए। पर नॉर्मली इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है, हम लोग स्ट्रक्चर बना के आराम से देख सकते हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको बता देते हैं एक एग्जांपल देकर कि किस तरीके से ये फार्मूला या इस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दिया गया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये दिया गया है सपोज कर लो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना है, तो एटम कितने हैं, 1 2 3, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, टोटल एटम कितने बेटा, 9 है। रिंग फॉर्म नहीं हो रही है तो रिंग का 0 -1, तो सिग्मा बॉन्ड का आंसर कितना आ गया बेटा, सिग्मा बॉन्ड का आंसर आ गया 8। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा, 8 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड तो ऐसे देखकर ही बता सकते हैं, फिर भी अगर देखकर नहीं बता पा रहे हैं, मान लो सपोज कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिया गया है, ठीक है, तब हम लोग DU का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, DU का। तो DU का फार्मूला होता है C+1 -H+X -N/2, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे लिए। तो DU का हम लोग जनरली यूज आइसोमेरिज्म में करते हैं, DU का यूज जनरली हम लोग आइसोमेरिज्म में करते हैं, जो रिंग को भी बताता है, पाई बॉन्ड को भी बताता है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम पाई बॉन्ड के लिए यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं कितने, जैसे इसके लिए यूज करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन X हेलोजन के लिए दिखाते हैं, या मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के लिए दिखाते हैं, नाइट्रोजन या फिर ट्राइवेलेंट एलिमेंट के लिए दिखाते हैं बेटा। तो कितने कार्बन हमारे पास, तो 1 2 3 कार्बन एटम है यहाँ पर, ठीक है, 3 कार्बन एटम बेटा, +1 कर लिया, माइनस H कितने बेटा, 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, हेलोजन है नहीं तो 0, नाइट्रोजन है नहीं तो 0, ऑक्सीजन को वैसे भी काउंट नहीं किया गया फार्मूले में, /2। तो यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे बेटा, जितना DU आता है वो पाई बॉन्ड को बता सकता है, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड यही कि हम उसको स्ट्रक्चर को उसकी बैलेंसी के हिसाब से ओपन कर लें, सबसे अच्छा, उसमें कोई भी गलती का चांस नहीं है। ठीक है, अब सपोज कर लो जैसे हमको ये दिया गया है C2CN4, ठीक है, C2CN4, इसमें पूछा गया नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो स्ट्रक्चर अगर बैलेंसी के हिसाब से तो 2 कार्बन है हमारे पास, स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में खूब अच्छे से तरीके से सीख चुके हैं। और CN, एक बॉन्ड के साथ पहले हम लोग बनाते हैं N C और N, ठीक है। बैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है बेटा, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने इस तरीके से नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी की, कार्बन की बैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो एक तो ये हुआ हमारे पास, हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब हम आराम से बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई, इस तरीके से। यहाँ भी हमारे पास 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा ये बॉन्ड हो जाएगा, 1 सिग्मा ये हो जाएगा, 1 सिग्मा यहाँ पाई हो चुका है, 1 सिग्मा ये हो जाएगा, 1 सिग्मा ये हो जाएगा। तो टोटल हम सिग्मा की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हैं और 9 ही पाई बॉन्ड हैं। काउंट कर सकते हैं, 2
3, सॉरी यहाँ 2 हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड। तो एक तो ये हमारा सबसे सिंपल सबसे बेस्ट ट्रिक है, मतलब बेस्ट मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, हर एक एटम को ओपन करते हैं, डैश फॉर्म में ले जाते हैं और फिर हम लोग आराम से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड में कि कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, टेक्निक लगाए थे, उसको भी करके देख सकते हैं, C2CN का होल 4। तो यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड का फार्मूला क्या था, एटम्स कितने एटम है बेटा, तो 2 कार्बन, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ये, तो 8 यहाँ पर टोटल एटम, 8 और 2 10। ठीक है, 10 प्लस हमने देखा कि नॉर्मली रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं वो दिए गए होते हैं या फिर उनमें कहीं ना कहीं हिंट होती है बेंजीन टाइप में, यहाँ ये रिंग फॉर्म करेगा, नहीं तो रिंग फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो रिंग फॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ ये देखा स्ट्रक्चर बना के कि रिंग नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने बोला कि ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। तो 10 प्लस ये रिंग फॉर्म नहीं कर रहा, 0 -1। ठीक है, तो फार्मूला याद है, टोटल एटम प्लस रिंग -1, तो आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 9 सिग्मा हो जाएगा। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, ड्यू से। तो ड्यू क्या कह रहा है, ड्यू का फार्मूला भी आपने पीछे देखा है, C। तो कितने कार्बन यहाँ पर, 4 और 2 6, इसको और ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 C4 N4, इसको और सही लिखेंगे तो C6 N4 आ जाएगा। तो कार्बन कितने हमारे पास 6 हैं प्लस 1, फार्मूले के अकॉर्डिंग H है नहीं 0 प्लस X है नहीं 0 माइनस N नाइट्रोजन कितने बेटा 4 हैं अपान 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 7 और इसे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 = 9। तो आंसर इज 9 पाई। जो ड्यू आता है वो पाई बॉन्ड को भी बताता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को 2 टेक्निक से लगाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए अभी भी स्ट्रक्चर वाला ही है कि कोई भी कंपाउंड हमें दिया गया हो उसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाएं। ठीक है, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारे लिए सपोज कर लो ये दिया गया है बेंजीन रिंग दी गई हमको, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं बेटा। ठीक है, इतना तो 10th में पढ़े होंगे। तो इसमें बेंजीन में हमको क्या करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। ठीक है, तो बता सकते हैं आराम से, C6H6। हाँ, तो करके देखिए बेटा, चलिए मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या है कि हम लोग ओपन करते हैं बॉन्ड्स को, C और C। जितने भी कॉर्नर या पॉइंट होते हैं वो कार्बन होते हैं, लाइंस क्या होती हैं बेटा, बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब बैलेंसी पूरी करते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 H चाहिए 4। कार्बन की बैलेंसी क्या होती है बेटा, 4 होती है। तो उसकी बैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा करते हैं इस तरीके से। यहाँ से देख के नहीं डायरेक्ट बताएंगे, हमने पहले ही बताया बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए स्ट्रक्चर पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक सिग्मा ये है, सिग्मा 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 और सिग्मा। सिंगल बॉन्ड तो सभी सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी सिग्मा। तो अगर टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते हैं तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास में और 3 पाई बॉन्ड हैं। आप देख सकते हैं 1 2 और 1 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 6 सिग्मा एंड 3 पाई आंसर है, बट एक्चुअल में जब तक हम लोग ओपन नहीं करेंगे तब तक कभी भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे बेटा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप लोग सीखे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को हम लोग कैसे निकालते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जिसमें क्या करना होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। ठीक है, कि इसमें किस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है,
इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो सिंपल सा टेक्निक है। अब देखिए हमें पता है यहाँ पर कार्बन होगा, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा बेटा sp3, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा बेटा sp3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बेटा sp2, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं, अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो sp3 हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आता है तो sp2 हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है या फिर दो लगातार डबल बॉन्ड आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भी sp हो जाएगा और ये भी कार्बन हमारे पास sp हो जाएगा। अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो ये रिंग में जितने भी कार्बन हैं सारे के सारे क्या हैं बेटा sp2 हाइब्रिड हैं, sp2 क्योंकि एक एक डबल बॉन्ड है बेटा, और एक डबल बॉन्ड होने पर क्या होता है बेटा sp2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा टेक्निक लगाते हैं हम लोग। ऐसे ये सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा बेटा sp3 हो जाएगा, और Cn एक सिंगल बॉन्ड है तो n को ओपन करना पड़ेगा तभी हम लोग बता सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हो जाएगा sp, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए तैयार रहें कि किस तरीके से उसका हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है, ठीक है। हटाएं इसको बेटा। चलिए तो नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो सपोज कर लो सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3CO, CH3 इसको एसीटोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एसीटोन में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछे हैं। तो नॉर्मली जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग अगर बताएंगे तो कहेंगे सर एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, उस टाइप से नहीं। हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन यूज करके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड या फिर बॉन्ड्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो बताइए ज़रा कि कितने टाइप्स के बॉन्ड हमारे पास होंगे। कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं करके बेटा। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C H, ठीक है, H, और यहाँ भी C H और H, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास सिग्मा की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है। तो हमारे पास टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। बट सिग्मा पाई बॉन्ड के फॉर्म में हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड नहीं बताना है, हमको उनकी हर एक बॉन्ड की टेंडेंसी बतानी है। तो क्या जो 9 सिग्मा है सभी सिग्मा एक ही टाइप के हैं? नहीं, कैसे नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना खट से आ गया आपको, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए इसको हटाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को। तो हमने देखा कि हमारे पास 9 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान से बेटा, तो अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है कैसे बना है, तो मैं ये सब एक ही टाइप के हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ये है s ऑर्बिटल, और ये कार्बन हमारा है sp3 हाइब्रिड। ये कार्बन हमारा कैसा बेटा sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिड है, और ये हमारे पास s ऑर्बिटल है। तो अगर हम बात करते हैं 9 सिग्मा में, तो 9 सिग्मा में भी जो सिग्मा बॉन्ड है वो अलग अलग टेंडेंसी के हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हैं। तो यहाँ पर sp3 और s से जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो कितने बने हुए बेटा 6। तो sp3s ये रहेगा, sp3s ये रहेगा, sp3s ये रहेगा। तो 3 हमारे पास यहाँ से हो जाएंगे और 3 हमारे पास यहाँ से हो जाएंगे। तो sp3s जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो केमिकल रिएक्शन में हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डायरेक्शनल नेचर होता है। आपको बता दें केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा डायरेक्शनल नेचर। तो डायरेक्शनल नेचर में क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर में अगर हम बात करते हैं sp3, जो sp3 होता है sp3 उसका डायरेक्शनल नेचर सबसे ज़्यादा होता है, sp2 से भी ज़्यादा होता है और sp से भी ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है जो s होता है जो स्पेरिकल शेप का होता है तो वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है क्योंकि वो स्पेरिकल शेप का होता है। जबकि जो p ऑर्बिटल होता है उसका कोई फिक्स एक डायरेक्शन होता है, x एक्सेस है, y एक्सेस है, z एक्सेस है। तो किसी एक्सेस के थ्रू उसका क्या होता है बेटा डायरेक्शन फिक्स रहता है।
तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि जो P होता है उसमें डायरेक्टिव नेचर होता है, जबकि S ऑर्बिटल में डायरेक्टिव नेचर नहीं होता है। तो sp3 में अगर बात करते हैं, सभी को निकालना आता है बेटा S कैरेक्टर, तो S परसेंटेज या S कैरेक्टर की बात करते हैं तो कितना होता है बेटा 25% होता है। sp2 में बेटा 33.33% होता है और sp में 50% होता है। सभी को S कैरेक्टर निकालना आता कि नहीं आता बेटा? हाँ, सीखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ऐसे निकालते हैं बेटा। 2 ऑर्बिटल हैं तो 100 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 तो 50%, तो 50% क्या होगा? S कैरेक्टर होगा और 50% इसमें P कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि S कैरेक्टर अगर 33 है परसेंट, तो P का परसेंटेज क्या आ जाएगा? तो P का परसेंट आ जाएगा 66.66। तो यहाँ पे जो P कैरेक्टर था वो 50% था, यहाँ पे जो P कैरेक्टर है वो कितना है? 66% है। तो अगर P कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो डायरेक्शन नेचर है वो बढ़ती है बेटा, और जितना ज़्यादा डायरेक्शन नेचर बढ़ता है उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। बॉन्ड कैसा हो जाता है बेटा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना? बॉन्ड उतना ज़्यादा जो है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो P कैरेक्टर बढ़ने पर डायरेक्शन कैरेक्टर बढ़ेगा, डायरेक्शन नेचर बढ़ने पर क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हटाएं इसको। चलिए ना, केमिकल बॉन्डिंग में सारे टॉपिक हम लोग खूब डिटेल में खूब सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ें कि कौन क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्या रीजन है। तो हम वापस आते हैं। तो 9 सिग्मा ये क्लियर हुआ। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके बीच बना है? तो बेटा ये बना है sp3 और sp2 के बीच में। तो sp3 sp2 के बीच में ये भी सिग्मा बना और ये भी बना है। तो दो जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो किसके बीच बने बेटा? sp3 sp2। तो आप देखेंगे कि इन दोनों की क्या होगी बेटा? दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी। इसीलिए तो सिग्मा बॉन्ड को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि हर एक सिग्मा बॉन्ड एक ही टाइप का होगा, एक ही टेंडेंसी की कैरेक्टरिस्टिक, एक ही स्ट्रेंथ का होगा। उसकी भी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। ये डिपेंड करेगा कि सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बन रहा है। तो यही एक बेसिक ऑर्गेनिक होता है। हमने पहले भी बताया कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चलेंगे बेटा। तो यहाँ पर जैसे बात, वो कोई भी कंपाउंड आ सकता है, हम लोग आराम से बता सकते हैं। ये हमारे पास sp2 है और यहाँ पर जो पाई सिग्मा बॉन्ड है बेटा, तो वो किसके बीच बना होगा? तो हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, तो sp2 और इसका जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो p ऑर्बिटल, ठीक है। तो sp2 और यहाँ पर p ऑर्बिटल के बीच सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा ये हो जाएगा। अब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी करेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे 2p पाई 2p पाई, ठीक है, 2p पाई 2। ये भी केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग ये सीख चुके हैं बेटा। तो पाई बॉन्ड किसके बीच बना है बेटा? 2p पाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाया, sp2 2p पाई भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड किस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। हटाएं। क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने होंगे बेटा, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा बेटा, ठीक है। बताइए। तो हाइब्रिडेशन निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? sp3 है ना। अरे एक सिंगल बॉन्ड ऐसे करेंगे तो बेटा क्या आ गया? sp3। अरे sp2 आएगा बेटा। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या सिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड आएगा तो sp3, एक डबल बॉन्ड आएगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कंटिन्यू डबल बॉन्ड आने पर sp होता है। तो sp2 ये भी हो जाएगा sp2, ये भी हो जाएगा sp2 और ये भी हो जाएगा sp2, ठीक है। ये हमारे पास होगा sp3 सिंगल बॉन्डेड है, ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा? sp3, ये sp हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये भी sp हो जाएगा। ये हमारे पास होगा sp2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? sp हो जाएगा।
और ये हमारे पास sp2। तो पूछा क्या गया था sp2, तो यहाँ पर sp2 है, ठीक है। तो एक केस sp2, एक केस ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 है, ठीक है। ये sp है, ये sp3 है, ये sp2 कहीं नहीं है। तो हमसे पूछा गया था sp2, तो अगर sp2 की बात करते हैं तो कितने आंसर आ जाएंगे बेटा? तो 1 2 3 हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऐसे वो पूछ सकता है sp3 ना sp2 बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। या sp सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, या फिर sp सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, sp सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे ना। या फिर पूछ सकता है आपसे sp सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, या sp3 सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको ये आंसर हमको कमेंट करके बताने हैं कि किसका आंसर क्या आएगा। अब तो ये सिंपल है बेटा, सभी दिख रहे हैं, तो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।